हेलो क्लास 12 बच्चों, मैं सुषमा श्रीवास्तव आप लोगों को समाजशास्त्र में हमारा लेसन था ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। तो ग्रामीण समाज में विकास और परिवर्तन में हमने जो पढ़ा, आज का हमारा टॉपिक है भूमि सुधारों तथा उनके प्रभाव का मूल्यांकन। भूमि सुधारों और उनके प्रभाव का मूल्यांकन, आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इसमें है कि भारत जो है यह भूमि सुधार इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे अधिक किया गया। भूमि की समस्याएं आज भी उतनी चिंताजनक बनी हुई हैं जितनी पहले थी। तो इसके लिए अनेक विद्वानों ने कहा, अपने मतों में अपने विचारों को उन्होंने व्यक्त किया है कि भूमि सुधारों का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए। तो उसके लिए कुछ प्रमुख बातें उन्होंने कही, जैसे डेनियल थार्नर, M.A. खुसरो, फिर हैं M.L. दंतवाला, C.M. शाह, V.V. कोल्हालकर, V.M. टांडेकर और M.V. देसाई तथा P.C. जोशी। तो इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। तो इन्होंने क्या कहा, इसमें पहला हम लोग लेंगे जो है M.L. दंतवाला तथा C.M. शाह। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने सन 1971 में 1971 में इन्होंने 1971 में प्रकाशित इन्होंने एक पुस्तक थी इनकी, और उस पुस्तक का नाम था भूमि सुधारों का मूल्यांकन। तो इन्होंने उसमें जो है लिखा है वो ये कि भूमि सुधार तथा कृषि भूमि अधिनियम, ये जो है 1948 के गुजरात तथा महाराष्ट्र के 4 जिलों में 6 तालुकों के 36 गांवों में इसका इन्होंने मूल्यांकन करने का प्रयास किया। और उसके बाद मूल्यांकन को इतना ज़्यादा इन्होंने प्रभावशाली बनाया कि ये विद्वान केवल निश्चित खुर्द काश्तकार उत्पादकों तथा काश्तकारों तक ही अपना अध्ययन किया इन्होंने। तो इन विद्वानों को अनुपस्थित भूस्वामियों के कारण, जो कि उनके निर्देशन में आ गए थे, तो क्या कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा। जब ये हर जगह काश्तकारियों में कुछ कमी उनको मिली, क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक तथा भूमि सुधारों की सुदृढ़ता में इन्हें सहसंबंध दिखाई दिए, और भूस्वामित्व का प्रतिमान, छोटे छोटे जो खेत थे उस पे इनका आधार वर्ग संरचना और सुधारों को लागू करने से पहले ही समान हो गया। तो भूमिहीन जो काश्तकारों की संख्या थी, तो वह भूस्वामी काश्तकारों की अपेक्षा भूमि सुधारों से पहले की तुलना में कम इनको दिखाई दी। तो इन सुधारों को लागू करने के बाद में, जब इन्होंने सुधार लागू किए, तो उसके बाद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये दोनों विद्वान जो थे, इन्होंने जटिल अनुभवाश्रित परिस्थिति से निपटने के लिए भूमि व्यवस्था से संबंधित अधिनियम अपर्याप्त रहे, और ये अधिनियम शुद्ध श्रेणियों के सामने रखकर बनाए गए।
तो उसमें जब शुद्ध स्वामियों के सामने रख के बनाया गया तो इसमें गैर कृषक भूमि व्यवस्था से संबंधित अधिनियम और खुद काश्तकार स्वामी उत्पादक काश्तकार और इनके में ये सब चीज़ें पाई गई। तो ये कहा गया कि इन अधिनियमों ने गलत तरह के लोगों को संरक्षण दिया और भू स्वामित्व के प्रतिमानों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हो पाया। तो यह मानना उचित नहीं होगा कि इन अधिनियमों से भू स्वामित्व प्रतिमानों में कोई आधारभूत अंतर आया हो। तो ये तो विचार था M.L. दंतवाला तथा C.M. शाह का। अब उसके बाद दूसरा अध्ययन थे T.K. ओमन। T.K. ओमन ने सन 1971 में अपनी पुस्तक, इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी केरल में भूमि सुधार तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, ये इनकी पुस्तक थी। तो इसमें इन्होंने जो प्रयास किया इन्होंने भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही किए थे भूमि सुधारों का। तो ये ग्रामीण केरल में, ये केरल के ग्रामीण कृषि संबंधों पर इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया था। इनका कहना था कि विश्वास के विपरीत जो है, इन्होंने इस पुस्तक में ये लिखा कि पहले भूस्वामी निम्न जातियां थीं, परंतु कई वर्षों में भूमि उच्च जातियों के लोगों के पास आ गई और जिन्होंने अपने स्वामित्व को मान्यता बनाने वाले समूह के कारण सामाजिक तथा आर्थिक संरक्षण उनको दे दिया और केरल के जो मालाबार, कोचीन तथा टॉपकोन जिलों में थे, उनकी व्यवस्था और उनके भूमि सुधार क्षेत्रों में इनका प्रभाव जैसा होना चाहिए उस तरह का प्रभाव नहीं हो पाया, जिस तरह का प्रभाव होना चाहिए था। तो केरल में जो भूमि सुधारों को लागू करने का प्रयास था, यह 1957 में किया गया और जब 1957 में कृषि संबंध बिल पारित नहीं हो सका तो परिवर्तनों की शुरुआत तो उन्होंने प्रारंभ कर दी। लेकिन सन 1963 की भूमि सुधार अधिनियम था, जो सन 1957 के अधिनियम की अपेक्षा कम प्रभावशाली था। तो सन 1969 के अधिनियम को लागू करने के बाद सामंतवादी जो काश्तकार थे वह भूस्वामी, इनका भूस्वामी जो था वह जल्दी तेज़ी से समाप्त होना प्रारंभ हुआ और परंपरागत जो भूस्वामी थे, जिनको नंबरदार कहा जाता था, वे बड़े भूस्वामी, इनका सामाजिक प्रभाव जो है इन्होंने भी अपना खो दिया। तो केरल की जो सत्ता थी उसकी संरचना भूमि तथा संपत्ति संबंधों पर आधारित नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ कृषि मजदूरों के वेतन में काफ़ी वृद्धि हुई और तथा मजदूरों की शक्ति संगठित भी हो गई। तो भूमि सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव जो है, जिस तरह के स्वामित्व के अधिकार दिए गए उनसे पूंजी बढ़ी। लेकिन ओमन का कहना है कि अगर पुनर्वितरण को यह प्रक्रिया राज्य में चलती रही
तो जो जोतों का आकार इतना छोटा हो सकता है तो वह अधिक दृष्टि से ठीक नहीं होगा। लेकिन केरल में भूमि आकारों के बारे में ओमन का यह कहना था कि 1 से 2.5 एकड़ आदर्श आकार है। फिर उसके बाद आपका आता है तीसरा, डैनियल थार्मर का अध्ययन। तो डैनियल थार्मर ने क्या किया, इन्होंने सन 1965 में इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसमें भारत में भूमि तथा श्रम, और ये पुस्तक भारत में भूमि तथा श्रम है, और इन्होंने उत्तर प्रदेश के जमींदारों के उन्मूलन अधिनियम का मूल्यांकन किया। तो इन्होंने जब मूल्यांकन किया तो इन्होंने क्या कहा कि अभी भी उत्तर प्रदेश में गांव के लगभग 15% परिवार आधे से अधिक भूमि के स्वामी हैं, और अधिनियम के बावजूद भूमि तथा कृषि समस्या तब भी गंभीर बनी हुई है। तो भारत में स्थानीय स्तर से लेकर राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर बड़े भूस्वामी इतने प्रभावशाली रहे कि सन 1945-50 में 1945-50 में उनका प्रभाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। तो उत्तर प्रदेश जो है वह जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कृषक तथा भूस्वामी के लिए स्वयं कृषि करने की व्यवस्था नहीं करता। तो वह अधिनियम जो कृषि स्वामी को खेती करने के लिए बाध्य नहीं करता, उसे लागू करना जो है क्या हुआ, बड़ा कठिन हो गया। तो थार्नर के अनुसार जो है ये कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के दो बड़े दोष हैं। प्रथम दोष क्या है कि यह अधिनियम भूस्वामी को स्वयं खेती करने और अन्य काश्तकारों से खेती करवाने की सुविधा देता है। तो इसमें विधानसभा के सदस्य जो हैं वह क्या करते हैं कि विधानसभा के होते हैं कि वह स्वयं भूस्वामी उनके नातेदार होते हैं। तो 1/3 वर्ग इसमें जो है वो शामिल हो जाता है। तो साझेदार तथा भूतपूर्व कृषि साझेदारों में कोई अंतर नहीं रहा। फिर बटाईदारी तथा साझेदारी, ये वास्तव में क्या है, एक ही बात है, बटाई पे दीजिए या साझेदारी में करिए। तथा उत्तर प्रदेश के किसान जो हैं इसे स्वीकार करते हैं, और यहाँ भूमि सीमा निर्धारण का जो है भूस्वामियों से पहले ही अपने संबंधियों तथा दोस्तों के नाम जमीन कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि सीमा निर्धारण अधिनियम का उन पर कोई प्रभाव न पड़े, जिससे तो सदस्यों को भी वोट के लिए निम्न जाति के सदस्यों के पास जाना पड़ता है। तो आधे दर्जन से 1 दर्जन परिवार जो कि प्रत्येक गांव में प्रभुसत्ता संपन्न रहे। अब जो है तकनीकी विकास का जो है इनको ये तकनीकी विकास का लाभ उठाने लगे। लेकिन आधुनिकीकरण न तो समाज में ही है और न ही खेती में ही रहा। यहाँ पर क्या है कि पिता
जो मेहनती है अपनी भूमि का आधुनिकीकरण कर देता है तथा इससे क्या होती है, ये संभावना बढ़ जाती है कि वह अपने परिवार के बच्चों को शिक्षा के लिए या अच्छी शिक्षा के लिए बाहर भेजेगा। और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों ने गांव में संपन्न व्यक्तियों को भी सुदृढ़ करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार ये कहा जाएगा कि असमानताएं और अधिकार बढ़ने में सहायता दी गई। और अब चौथा है इसमें आपका M.N. खुसरो का। M.N. खुसरो ने क्या कहा? M.N. खुसरो ने हैदराबाद में जागीरदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधारों के आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव का अध्ययन किया और जमींदारों तथा जागीरदारों का उन्मूलन जो है, उन्होंने क्या आशा की कि कृषि धन तथा इससे संबंधित स्थिति जो जमींदारों तथा जागीरदारों को थी, उसमें जो वास्तविक उत्पादन थे वो पास आ जाएंगे। तो हैदराबाद के कुछ क्षेत्रों में जैसे आंध्र प्रदेश, बम्बई तथा मैसूर में जागीरों के उन्मूलन के साथ साथ जागीरदासों की भी सत्ता क्या है, कम हो गई और राज्य द्वारा प्रशासनिक प्रबंध उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, जिससे मालगुजारी जो थी वह काफ़ी अधिक होती थी। तो क्या हो गई, उसकी दर कम हो गई और भूमि सुधार को लागू करने की विधि काफ़ी निराशाजनक सिद्ध हुई। तो यहाँ गैर सरकारी लोग थे, उन्हें ऐसा लगा कि बम्बई में सुधार अधिनियम जैसे पारित न हुआ हो। तो इनका कहना है कि छोटे काश्तकारों को इतनी सुरक्षा क्या है, नहीं मिल पाई जितनी उनको मिलनी चाहिए थी। अब इसमें जेपी मिश्रा ने कहा है कि कृषि संरचना में परिवर्तन संबंधी अपने जो इन्होंने अध्ययन किया उसमें बताया कि कृषिक जो है, श्रम शक्ति की संख्या इसमें बढ़ा दी जाती है। क्यों अधिकाधिक सीमांत और छोटे कृषक भूमिहीन श्रमिकों के रूप में परिवर्तित होते जा रहे थे। तो जो नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग में कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होने लगी। तो इस लाभ को बड़े कृषकों ने क्या किया, साथ ही नवीन प्रौद्योगिकी प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। तो इसका लाभ जो है बड़े कृषकों ने भूस्वामी को हुआ और जो कृषक संरचना में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया न तो कमज़ोर वर्ग में हुई और न ही ये उन्नत कर सके। तो इनके विपरीत जो थे नवीन कृषि प्रौद्योगिकी, तो उन्होंने भूमि सुधार के लाभों को बड़े बड़े जोतों में, फार्मों में के मालिक हो गए वो लोग, और जो आर्थिक कृषकों को जो मिलना चाहिए था लाभ, वह उनको नहीं मिला, जिससे निर्धनता बढ़ गई। और ये बढ़ते हुए मूल्यों का लाभ छोटे तथा सीमांत कृषकों की तुलना में बड़े कृषक और भूस्वामियों को अधिक मिला था। फिर उसके बाद आपकी लागू हुई हरित
क्रांति और इसके सामाजिक परिणाम। तो हरित क्रांति जो है, ये हरित क्रांति ग्रामीण भारत का प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि। तो यह कृषि भी जीवन यापन के रूप में की जाती है, लेकिन जो नवीन ज्ञान व तकनीकी के द्वारा खेती एक व्यवसाय के रूप में जब विकसित होने लगी, तो उनका बीज, उन्नत खाद और सिंचाई के उपलब्ध नए साधनों ने ग्रामों में हरित क्रांति की शुरुआत की। जब ये शुरुआत की तो इसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्से में यह दिशा जो है अग्रणी रही। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा और ज़्यादा नगद फसल उत्पन्न करने का प्रयास किया। तो साल में फसलों की अदला बदली से तो कई फसल प्राप्त कर ली जाती हैं, लेकिन नई किस्म के बीजों का निरंतर आविष्कार किया जा रहा है। तो हरित क्रांति के कारण, जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति के कारण जो आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम हुआ और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। और यह सरकारी योजना जो थी, ये अधिक उत्पादन वाले संकर बीजों के साथ कीटनाशकों, खादों तथा किसानों के लिए अन्य निवेश देने में केंद्रित हो गया। तो हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति को केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू किया गया जहां सिंचाई का समुचित प्रबंध था, क्योंकि जो नए बीजों तथा कृषि हेतु समुचित जल की व्यवस्था थी। साथ ही इस कार्यक्रम को गेहूं, चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्रों तक सीमित रखा गया। तो वर्तमान में जो हरित क्रांति का द्वितीय चरण भारत के सूखे तथा आंशिक सिंचित क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। तो ये हरित क्रांति सरकार तथा इसमें योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण उपलब्धियां मानता है। इनके परिणाम जो हैं, कृषि उत्पादक में अधिक वृद्धि तथा भारत खाद्यान्न उत्पादन में स्वावलंबी बनने में सक्षम हुआ और इससे कुछ नकारात्मक जो है सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी रहे। तो इसका भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा, महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो अब ये क्या योगदान रहा भारत में, इसके हरित क्रांति का क्या योगदान रहा? तो अब इस योगदान के बारे में कुछ पॉइंट जो हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है बाज़ार के लिए अतिरिक्त उत्पादन करने वाले माध्यम एवं बड़े किसानों के लिए लाभकारी। तो ये बाज़ार के लिए अतिरिक्त उत्पादन करने वाले मध्यम एवं बड़े किसानों के लिए लाभकारी है।
तो ये कृषि में निवेश महंगा होने के कारण सीमांत किसान इनका लाभ उठाने में सक्षम नहीं हो पाए। तो वे जीवन निर्वाह कृषि ही बनाए रहे। तो इसलिए हरित क्रांति और इसके बाद होने वाले कृषि व्यापारीकरण का मुख्य लाभ जो है वह उन मध्यम एवं बड़े किसानों को मिला। वे अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने वाले थे। फिर दूसरा है इसमें आपका ग्रामीण समाज में असमानताओं का ग्रामीण समाज में असमानताओं में वृद्धि। तो 1960 में और 1970 इन दोनों दशक में हरित क्रांति के जो परिणाम थे ग्रामीण समाज में असमानताएं इससे बढ़ने लगी और हरित क्रांति की फसलें अधिक लाभ वाली हो गई। तो इनका लाभ अधिक स्थिति वाले किसानों को हुआ जिनके पास जमीन, पूंजी, तकनीकी तथा बीज जो थे उसकी उनको जानकारी थी। इसमें अनेक भूस्वामियों ने पहरेदार कृषकों से अपनी भूमि वापस ले ली और जब अपनी भूमि इन्होंने वापस ले ली तो इसमें जो धनी किसान और अधिक संपन्न हो गए। तो भूमिहीन तथा सीमांत सुधारकों की दशा जो है वो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप अधिक बिगड़ गई। फिर इसमें तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवसन में वृद्धि। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवसन में वृद्धि। तो जब ये कृषि उपकरण डीलर, ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर जब इनका प्रयोग होने लगा, इनसे सेवा प्रदान की जाने लगी, तो जातियों के उन समूहों को हटा दिया गया, बेदखल कर दिया गया। जहाँ पर 10 व्यक्ति काम करते थे तो वहाँ पे एक मशीन के द्वारा जब कार्य होने लगा तो वो बाकी लोग जो हैं बेरोजगार हो गए। तो ये कृषि संबंधी क्रियाकलापों को करते थे तो उनके पास गांव में काम करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जब उनके पास गांव में काम करने के लिए कुछ नहीं बचा तो उन्होंने क्या किया, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवसन की गति जो है वो बढ़ गई। वो लोग गांव छोड़कर नगरों की ओर उन्होंने जाना प्रारंभ कर दिया। फिर चौथा है ग्रामीण मजदूरों की दुर्दशा। तो अब ये जो हरित क्रांति की परिणति थी, इसमें जो धनी लोग थे वो अधिक धनवान हो गए और जो निर्धन किसान थे वो उसी तरह से रह गए, गरीब हो गए। तो इन क्षेत्रों में मज़दूरों की मांग जो है वह बढ़ने में कृषि मज़दूरों का रोजगार तथा उनकी दिहाड़ी में वृद्धि हुई। कीमतों में वृद्धि तथा कृषि मज़दूरों के भुगतानों के तरीकों में बदलाव जो है वह खाद्यान्न के स्थान पर नगद भुगतान से ग्रामीण मजदूरों की आर्थिक स्थिति खराब होती चली।
तो फिर उसके बाद एम.एस. राव ने क्या कहा कि हरित क्रांति के, इन्होंने जब हरित क्रांति के परिणामों का अध्ययन किया तो बताया उन्होंने कि यादवपुर गांव में परंपरागत रूप से धान की खेती की जगह साग सब्जी की खेती की जाने लगी। जहाँ पे धान पैदा होता था वहाँ पे साग सब्जी की खेती इन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें शीघ्रतम कई फसलें उत्पन्न हो जाती थी और उनके समीप के नगरों में सप्लाई के लिए उन्हें प्रयोग किया जाने लगा साग सब्जियों को। तो इस हरित क्रांति में किसानों की हालत में क्या हुआ? सुधार हुआ और उनकी आकांक्षाएं जाग उठी। वे समाज के प्रतिष्ठा, शक्ति व समृद्धि के पदों पर अपना हिस्सा पाने के लिए आवाज़ उठाना प्रारंभ किया उन्होंने। जब उन्होंने आवाज़ उठानी प्रारंभ की तो परंपरागत जो सामाजिक संरचना में तनाव, दरार और टूटन की स्थिति पैदा होने लगी। अब देखेंगे कि अगला टॉपिक जो रहेगा वो हमारा, इसमें स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में परिवर्तन। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में क्या परिवर्तन हुए, तो इसको अब हम आप लोगों को इस लेसन को कल बताएंगे कि स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में क्या क्या परिवर्तन किए गए थे। और ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने अभी जो पढ़ा हरित क्रांति और उसके परिणाम। तो हरित क्रांति और उसके परिणाम में कुछ बिंदुओं के अंतर्गत हम लोगों ने इसको पढ़ा, समझा। तो उसमें पहला हमारा था बाज़ार के लिए अतिरिक्त उत्पादन करने वाले मध्यम एवं बड़े किसानों के लिए लाभकारी। और दूसरा था ग्रामीण समाज में असमानताओं में वृद्धि। तीसरा था ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवसन में वृद्धि। और चौथा था ग्रामीण मजदूरों की दुर्दशा। तो ये हमने इसमें पढ़ा। और उससे पहले जो है हमने पढ़ा था भूमि सुधारों तथा उनके प्रभाव का मूल्यांकन। तो इसमें जो है कुछ विद्वानों के बारे में हमने, जैसे पहले हमने पढ़ा था M.L. दंतावाला तथा C.M. राह का। तो इन्होंने जो इनकी पुस्तकें थी, तो इनकी पुस्तक जो थी, तो इन्होंने अपनी पुस्तक भूमि सुधारों का मूल्यांकन था। इसमें इन्होंने भूमि के प्रति क्या सुधार हुए और उनका क्या प्रभाव पड़ा, इसको बताया। फिर दूसरे विद्वान थे T.K. ओमन। इन्होंने भी 1971 में अपनी पुस्तक एक प्रकाशित की और उस पुस्तक में, इनकी पुस्तक का नाम था केरल में भूमि सुधार तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में जो है बताया कि भूमि के अंदर क्या क्या सुधार किए गए और क्या उनसे लाभ मिला। फिर दूसरे हैं डैनियल थार्मर का अध्ययन। और इनकी जो पुस्तक थी वह थी भारत में भूमि तथा श्रम। तो इन्होंने भारत में भूमि तथा श्रम और ये उत्तर प्रदेश के जमींदारों पे जो अधिनियम लागू हुए उसके बारे में इन्होंने अध्ययन करके बताया।
फिर चौथे थे हमारे एम.एस. खुसरो। एम.एस. खुसरो ने भी अपने विचारों को व्यक्त किया और उन्हीं के साथ जी.पी. मिश्रा, इन्होंने भी किसानों के प्रति क्या क्या सुधार भूमि सुधार के अंतर्गत किए गए उसके बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया। फिर हरित क्रांति आप लोग जानती हैं कि हरित क्रांति क्या होती है। तो आज हम लोगों ने इसके बारे में जानकारी ली है और अब कल का हमारा जो है पॉइंट रहेगा स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में परिवर्तन। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है और ये जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है इसको आप लोग कॉपी पर नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा और आप लोगों को फिर उसके बाद बुक का भी नाम बता देंगे कि कौन सी बुक आप लोगों को लेनी है। और फिर हम इसमें जो क्वेश्चन आंसर हमारे हैं उनको आप लोगों को अपने से बुक में से करना होगा, क्योंकि अभी कॉलेज खुलने का संभावना कम दिखाई दे रही है। तो अपनी पढ़ाई पर पूर्ण ध्यान दीजिएगा, पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे दीजिए और ये सारा कर लीजिएगा आप लोग कॉपी पे। और आपकी जो फ्रेंड्स हों जिनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं उपलब्ध है उनको भी बता दीजिएगा और जो कुछ समझ में ना आए उसके बारे में पूछ लिया करिए। अभी तक कोई किसी प्रकार का किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया है, 1 महीने से ऊपर आप लोगों को पढ़ाते हुए हो गया है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही और अगला पॉइंट हमारा है स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में परिवर्तन। इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।